नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्ज़ाम फेयर्स में। आज हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट 2 करने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ रहेगी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, तो आप डिस्क्रिप्शन से उसे डाउनलोड कर लेना और पहले तो इस मॉक टेस्ट को खुद अटैम्प्ट करना, उससे आपको अपनी प्रिपरेशन का भी पता लग जाएगा। ये वीडियो एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है, यानी मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस कराए हैं, उनके आंसर बताए विथ एक्सप्लेनेशन। और जो मैंने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है ये आपका 2022 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो गया, उसको एनालाइज करके बनाया, यानी जो पैटर्न है वो सेम देखने को मिलेगा आपको। मान लीजिए अभी 2022 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें मैथ्स में जो मैथ्स का सेक्शन था उसमें एरिया एंड पेरीमीटर से क्वेश्चन आया था, तो मैंने उसी टाइप का क्वेश्चन इसमें डाल दिया। तो ऐसे पैटर्न मैंने सेम ही रखा है और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए मॉक टेस्ट, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊँगा, उनके जो आंसर होंगे वो एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा, तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, उनके आंसर कैसे देने। तो चलिए देर न करते हुए जो आपका आज का मॉक टेस्ट है उसे शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो हिमाचल प्रदेश में माउंटेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, वो है मनाली में। तो हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान मनाली में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये एचपी जीके का क्वेश्चन है। ऐसे आपका जो जीके का पार्ट रहेगा उसमें टोटल 16 क्वेश्चन रहेंगे, तो 4 to 6 क्वेश्चन वो आपके एचपी जीके से आएंगे, बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं वो आपके इंडियन जीके से आएंगे। तो पहला क्वेश्चन एचपी जीके का था कि पर्वतारोहण संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, ये है मनाली में, इसका राइट आंसर है मनाली। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी है जिसमें सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सतलुज। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सतलुज ही है। सतलुज की टोटल लेंथ कितनी है, वो है 320 किलोमीटर। तो हिमाचल प्रदेश में ये 320 किलोमीटर डिस्टेंस है वो उसमें फ्लो करती है। तो इसी के कारण जो सतलुज रिवर है उसमें हम ज़्यादा जो डैम्स हैं वो बना सकते हैं और उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ज़्यादा हार्नेस कर सकते हैं। तो इसी के कारण जो सतलुज नदी है उसमें सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है। एक क्वेश्चन और क्या आता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी रिवर है जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर डेंसिटी है, यानी जल घनत्व है, सबसे ज़्यादा पानी है, सरल भाषा में बोल दूँ तो वो है चिनाब। तो अगर आपसे पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी रिवर में सबसे ज़्यादा पानी है, तो वो है चिनाब। और हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रिवर है सतलुज, और इसी में सर्वाधिक विद्युत जल उत्पादन क्षमता भी है। सर्वाधिक जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं वो हम सतलुज से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। तो जो आपका सुकेती फॉसिल पार्क है ये कहाँ पर है, ये नाहन में है। नाहन कहाँ पड़ता है, सिरमौर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो जो हिस्टोरिकल पीरियड था वहाँ पर जो जाइंट एलिफेंट थे, सेबर टूथ टाइगर थे, उनके जो फॉसिल्स थे वो यहाँ पर मिले थे सुकेती फॉसिल पार्क में। और जो ये सुकेती फॉसिल पार्क है ये मारकंडा जो रिवर है उसके किनारे में है। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो है सिरमौर। सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ है, सिरमौर में। एक चीज़ मैं क्या देखता हूँ, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती क्या करते हैं, अगर आप पहली बार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप गलती क्या करोगे, आप गलती करोगे कि आप जीके पढ़ते रहोगे, बस जीके को ही टाइम दोगे और एग्ज़ाम देने चल जाओगे। तो ऐसा नहीं है, जीके इंपॉर्टेंट है मगर और सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। और ऐसा है अगर आपका एक सेक्शन भी ख़राब हो गया तो आपको मेरिट में आने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा आपके सभी सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए। मान लीजिए एक 2 नंबर कट रहे हर सेक्शन में तब भी आप मेरिट में आ जाओगे, मगर ऐसा अगर एक सेक्शन पूरा ही ख़राब हो गया, मान लीजिए आपकी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश ख़राब है, तो आपके इंग्लिश में 16 में से मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन ही ठीक हुए तो आप मेरिट में नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपके वहीं पर 10-12 नंबर तो चले गए, तो बाकी जगह तो थोड़ी मिस्टेक होगी। तो ऐसा है सभी जो सेक्शन है उन पर वर्क करना, ऐसे नहीं कि जीके पढ़ रहे हो और सेक्शन भी अच्छे से पढ़ना। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम का मतलब आपको पता ही होगा, मैन मेड। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक कौन सी है, वो है गोविंद सागर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, नेचुरल जो लेक है वो कौन सी है। तो उसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा रेणुका। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है, प्राकृतिक, वो है रेणुका। मगर अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी मैन मेड लेक कौन सी है, वो है गोविंद सागर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 1951 में कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला नहीं था।
तो सिंपली पूछ रहा है कि 1951 में इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला नहीं था। ऑप्शन क्या है, मंडी, चंबा, सिरमौर और शिमला। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 1948 में जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया 15 अप्रैल 1948 में, तब उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। कौन कौन से, मंडी, चंबा, सिरमौर और सुकेत। उसके बाद 1954 में बिलासपुर जुड़ता है, 1960 में किन्नौर जुड़ता है और 1966 में जो पंजाब है उसका रीऑर्गेनाइजेशन होता है, उससे भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है वो हिमाचल में आ जाती है, जैसे कांगड़ा, शिमला। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा शिमला। जो शिमला था वो 1951 में हिमाचल प्रदेश का जिला नहीं था। जो शिमला है वो 1966 में हिमाचल प्रदेश का जिला बनता है, वो पंजाब से ट्रांसफ़र होकर हिमाचल में आ जाता है। तो मंडी, चंबा, सिरमौर और सुकेत आपके उस समय ज़िले थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिमला, हिमाचल प्रदेश का ज़िला नहीं था। कब, 1951 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब हम इंडियन जीके क्वेश्चन देखेंगे। हमने हिमाचल जीके के 5 क्वेश्चन देख लिए, अब बाकी के 10 क्वेश्चन है वो इंडियन जीके में है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो किसके शासनकाल में जो भारतीय प्रशासनिक सेवा थी यानी सिविल सर्विसेज थी वो किसके टाइम पे स्टार्ट हुई थी? कौन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हीं के टाइम पे जो सिविल सर्विसेज थी वो स्टार्ट हुई थी। जैसे कि आप देखते हो हिमाचल प्रदेश नहीं, इंडिया का सबसे जो टफेस्ट एग्ज़ाम है वो कौन सा है? वो है IAS एग्ज़ाम। तो जो वो एग्ज़ाम था वो इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ठीक है, तभी फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन बोलते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 7th क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो टिहरी बांध है ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है और ये कौन से जो स्टेट है उसमें है? ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो जो टिहरी बांध है इंडिया का हाईएस्ट डैम है और ये उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है तो आपके लिए हमने कोर्स भी बना रखा है जिसमें आपको पुलिस का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। उस सिलेबस के अलावा आपको कोई और सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। साथ ही उसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे, हर एक जो सब्जेक्ट होगा उसके वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो। मान लीजिए आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में समास, संधि, जो टॉपिक आपके एग्जाम में आते ही आते हैं उन पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। टीचर्स ने बहुत अच्छे से वो टॉपिक एक्सप्लेन किया होगा। ये टेस्ट सीरीज जैसे हम कर रहे हैं ऐसे आपको 10 टेस्ट सीरीज और मिल जाएगी विद आंसर की। पुलिस के पिछले 7 साल के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे सॉल्व। तो एक कंप्लीट पैकेज रहेगा। अगर आपको उसको बाय करना होगा तो आपको जस्ट व्हाट्सएप करना है, नंबर मैं लिख देता हूँ। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है 8628962804। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। जो कोर्स की फ़ीस है वो है 900 रुपीज़। बाकी मैं आपको इसमें JOIT का जो कोर्स है वो फ्री दूंगा। जो कंप्यूटर के लेक्चर्स रहेंगे टॉपिक वाइज वो भी आपको मिलेंगे। JOIT की टेस्ट सीरीज मिलेगी। JOIT के 10 साल में जितने पेपर हुए हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अगर आप पुलिस का कोर्स बाय करोगे तो आपको JOIT का हम फ्री दे देंगे। कोर्स की फ़ीस है 900 रुपीज़। आपको व्हाट्सएप करना है 8628962804 में। बाकी डिटेल्स मैं आपको वहाँ दे दूँगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन ए, यानी 25 ईयर्स। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर्स मिनिमम एज चाहिए होती है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है तो उसका क्या आंसर होगा? उसका आंसर होगा 30। ठीक है, तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज है 25 और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज है 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आपके डेज होंगे वो तो सारे याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो आपकी जो भी डे हैं, जैसे पॉपुलेशन डे कब होता है, योगा दिवस कब होता है, सारे डे याद कर लेना आपने। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 9th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन डी, 5 जून। आपसे इसमें थीम भी पूछ सकता है कि थीम क्या है। जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस है, ये 5 जून को मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या है? अभी 2022 में जो मनाया जा रहा है उसकी थीम है ओनली वन अर्थ। तो थीम भी याद कर लेना, बाकी डेट तो याद ही करना, डेट तो इंपॉर्टेंट है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आए थे? तो किसके शासन, कौन राजा थे उस समय भारत के जब पहले चीनी यात्री भारत आए थे? तो 10th क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है
वो है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे जो फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर थे वो इंडिया आए थे, उनका नाम क्या था, फाइयान। ठीक है, फाइयान। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर भारत आए थे, फाइयान उनका नाम था। 11वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो ये क्वेश्चन मैंने 2016-17 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आया था ये क्वेश्चन कि भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था। तो वहाँ से मैंने उठा के यहाँ पर डाल दिया है इस मॉक टेस्ट में। तो 11वां क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। 11वां का जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। 12वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम लड्डू है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये सभी सही कर देंगे। तो भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है, इसका जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 12 का वो है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का सेंट्रल बैंक है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको कई बार बताया कि आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है, एग्ज़ाम की अपडेट्स मिलती है, एग्ज़ाम कब है, कौन कौन सी पोस्टें इस टाइम वेकेंट है। तो मैं सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, 20 से भी ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखे हैं, मगर वो सारे फुल हैं और उनमें ऐसा है कि 250 मेंबर ही आते हैं ग्रुप में, तो उन्हें थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ग्रुप बना नहीं रहा। तो आपने क्या करना है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं एचपी एग्ज़ाम फेयर्स के साथ तो आपको टेलीग्राम पे ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और उसमें सर्च करना है एचपी एग्ज़ाम फेयर। तो लिंक मैं दे दूँगा चैनल का, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम जो ऐप होगा उसे डाउनलोड कर लेना और एचपी एग्ज़ाम फेयर सर्च करना, उसमें आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। एग्ज़ाम जो आपका हिमाचल प्रदेश में उसमें कौन कौन से एग्ज़ाम इस टाइम आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे उन एग्ज़ाम्स के, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज, तो बहुत कुछ मिलेगा उसमें। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, एचपी एग्ज़ाम फेयर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 13 क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ। जो अर्जुन अवार्ड है वो कब से देना स्टार्ट हुआ। जो आपका 13 का राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1961। तो अर्जुन अवार्ड है वो 1961 से देना स्टार्ट हुआ। अगर मैं पूछूं आपसे किस फील्ड में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, तो ये दिया जाता है स्पोर्ट्स की फील्ड में। ठीक है, खेल में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश। तो वर्ल्ड का कौन सी कंट्री है जिसने पहली पेपर करेंसी स्टार्ट की। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। ठीक है, विश्व का प्रथम देश था चीन जिसने कागजी मुद्रा जारी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो जो 1 जीबी है वो कितने बाइट के बराबर होती है। तो आपका इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1024 MB। तो 1 GB किसके बराबर होती है, ये होती है 1024 MB के बराबर। ठीक है, 1 GB बराबर होती है 1024 MB के बराबर। अगर मैं बोलूँ 1 TB किसके बराबर होती है, तो ये होती है 1024 GB के बराबर। अगर आपसे पूछे 1 MB किसके बराबर होती है, तो ये होती है 1024 KB के बराबर। ठीक है, तो ऐसे यूनिट आपने याद रखनी है। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि 1 GB किसके बराबर होती है, तो ये बराबर होती है 1024 MB के बराबर। और मैं आपको बता दूं जीके में क्या रहता है, जीके में ऐसा रहता है कि आपको क्वेश्चन आएगा या तो नहीं आएगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर लोगे इजीली, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं कर पाओगे। बाकी जो आपकी हिंदी और इंग्लिश ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, इनमें आपको टॉपिक पता होता है कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, जैसे संधि, समास, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इडियम फ्रेजेस, ऐसे आपको टॉपिक पता होते हैं। तो आपको बस वो टॉपिक सारे पढ़ने और उसमें आप ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। बाकी जीके में ऐसा होता है या तो आएगा या तो नहीं आएगा, अगर पढ़ा होगा तो कर लोगे वरना तुक्का लगाओगे। तो ऐसा है, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम देना और ऐसे नहीं कि जीके पढ़ते जाना। जीके आएगी और इजी लेवल की आएगी, पुलिस के एग्ज़ाम में इजी लेवल की जीके ही आती है। ठीक है, पेपर ही ईजी होता है अगर बोलो तो मैं, इतना कोई हार्ड पेपर नहीं होता। बाकी कंपटीशन ज़्यादा होता है, उससे मेरिट जो आपकी वो ज़्यादा हो जाती है। और जैसे आपको इस बार देखने को मिला कि इस बार चीटिंग हुई, जो स्टूडेंट्स थे
उन्हें पेपर पहले ही मिल गया था तो उनकी सिलेक्शन भी होगी उसकी वजह से। तो आपने घबराना नहीं है कुछ भी, आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप नंबर ही ज़्यादा स्कोर कर दोगे तो आपको कौन रोक सकता है सिलेक्शन के। अगर आप 70 नंबर ही लेके आ गए तो आपकी सिलेक्शन कौन रोक सकता है। तो ऐसा है अपने नंबर पे फोकस करना है कि नंबर जितने वो ज़्यादा लेके आने हैं। बाकी जो चीटिंग है वो होती रहेगी, हिमाचल में ये प्रथा है, हर एक एग्ज़ाम में चीटिंग हो रही है। तो ऐसा अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखो कि बस नंबर ही इतने आ जाए कि कोई रोक ही ना सके। तो हमने नंबर इतने लाने हैं कि हमारी सिलेक्शन डन हो जाए। तो बाकी मॉक टेस्ट इसको पूरा देखिए लास्ट तक, और अगर आपको मॉक टेस्ट पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लेके आऊँगा जिससे मैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को और भी अच्छा बना दूँगा। चलिए हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, यानी श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने। अभी आप देखते होंगे जो न्यूज़पेपर है उसमें रोज़ आर्टिकल आ रहा है श्रीलंका की आर्थिक संकट के बारे में, जो महंगाई है वो वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अब चेंज कर दिए गए हैं, नए प्राइम मिनिस्टर बने, उनका नाम क्या है। 16th का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। रानिल विक्रमसिंघे ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो 16th का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम अगला सेक्शन करेंगे वो है साइंस का सेक्शन। तो अब हम साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। 7th क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, यानी जो मेन कंपोनेंट है बायोगैस का वो क्या है। 17th का आपका राइट आंसर है मीथेन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है मीथेन। बायोगैस में जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन। इजी सा क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन है सूखी बर्फ होती है तो जो ड्राई आइस होती है वो क्या होती है, वो होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 18th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 होती है ड्राई आइस। 19th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं होती। तो ऑप्शन 19 क्वेश्चन 19 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो जो क्लोरीन है वो वायुमंडल में नहीं होती, ठीक है। क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं होती। नाइट्रोजन भी होती है, हीलियम भी होती है और क्रिप्टन भी होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं होती। क्वेश्चन 20 है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो इसमें हमें बताना है ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। तो ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है यकृत, ठीक है, लिवर। तो लिवर ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 21 देखते हैं मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो जो मनुष्य है उसमें जो थिंकिंग पावर है, जो वो सोचता है, वो कौन सी जो पार्ट है वो कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम जो इसका है वो राइट आंसर है। तो जो सेरिब्रम है ये मसल को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपकी रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, उन सभी जो आपकी सेंसेस है उनको कंट्रोल करता है सेरिब्रम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेरिब्रम। अब हम 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो एम्पियर क्या नापता है, एम्पियर नापता है करंट को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। एम्पियर क्या नापता है, एम्पियर नापता है करंट को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सुई का पानी के ऊपर तैरना क्या कारण है। तो जो सुई है अगर उसे आप पानी पे रखो तो वो तैरने लग जाएगी, उसका कारण क्या है। तो 23 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सरफेस टेंशन। तो वो सरफेस टेंशन, जो सरफेस टेंशन है उसकी वजह से जो सुई है वो पानी पे तैरती है। सरफेस टेंशन का एक एग्जांपल और क्या है, जैसे बारिश होती है, आप देखते हो बूंद जो गिर रही होती है, मान लो अगर नलका ऑन करो उसमें से बूंद अगर गिरती है, बूंदें जो गिरती है उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, वो होती है सर्कल टाइप की, ठीक है। और फोर्स की वजह से ओवल हो जाती है, जब गिर रही होती है वैसे सर्कल टाइप की होती है। तो वो किस वजह से होती है, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होती है। तो ये एक और एग्जाम्पल है। बाकी जो सुई है वो पानी पे क्यों तैरती है, सरफेस टेंशन की वजह से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 24 क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो कौन सा होगा, pH वैल्यूज़ दे रखिए। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है pH 0, ठीक है। जो pH स्केल होता है उसमें 7 के जो इस साइड होता है वो बेसिक होता है राइट साइड, और 7 के इस साइड एसिडिक होता है। तो अगर 0 की बात करें तो 0 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है स्केल, 0 से 7 फिर 14 तक। तो 7 से 14 बेसिक, 0 से 7 एसिडिक।
अगर 6 होगा वो भी एसिडिक होगा, अगर 3 होगा वो भी एसिडिक होगा, मतलब जो 3 होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर इस साइड जा रहा है तो वो ज़्यादा एसिडिक होता जा रहा है, तो वैसे 0 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। 25th क्वेश्चन है। अब हम हिंदी का सेक्शन करेंगे। हिंदी में टोटल हम 16 क्वेश्चन देखेंगे, और ऐसा है वीडियो फिनिश होने के बाद अपने अपने नंबर हैं वो कमेंट ज़रूर करना, उससे आपको ही पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चली, आपके नंबर कितने बन रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा जो भी आपका टाइम बचा है, जैसे कि पुलिस के एग्ज़ाम को मिनिमम 1 मंथ तो बचा ही है, तो सारा का सारा टाइम स्टडीज़ को दो। अब तो नींद भी छोड़ दो, मैं कहूँगा 24 घंटे मिल रहे हैं तो 24 के 24 स्टडीज़ को दो, और 1 महीना अच्छे से मेहनत कर लो, 1 महीना मेहनत कर लो, सिलेक्शन ले लो, एक बार नौकरी लग गई फिर तो आपके मज़े ही मज़े हैं, फिर आप कुछ भी कर सकते हो, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो मेरी तरह। तो ऐसा है 1 महीना जो आपको मिल रहा है सारा का सारा स्टडीज़ को दो। आपका सपना क्या है इस समय? इस समय आपका सपना है वर्दी लेना, पुलिस की जॉब लेना। और मेरा सपना क्या है? मेरा सपना है हिमाचल प्रदेश का बेस्ट एजुकेटर बनना। अगर कहीं पर भी पढ़ाई की बात हो तो वहाँ पर HP एग्ज़ाम फेयर्स का नाम है। मेरे सपने को सच कौन करेगा? आप कर सकते हो, अगर आप इस चैनल को शेयर करो और भी एस्पिरेंट्स के साथ। और आपके सपने को सच कौन करेगा? उसमें हेल्प मैं करूँगा। मैं आगे और भी अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, जिससे मैं आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना दूँगा। साथ ही आपको मैं गाइडेंस देता रहूँगा कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, और आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। बाकी हम वीडियो तो फॉरवर्ड करते ही हैं, आज का पूरा मॉक टेस्ट देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं हम आगे वाले जो हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं। तो अब हम हिंदी का सेक्शन करने वाले हैं। हिंदी का जो हमारा 25th क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें आपको स्पेलिंग बोल लो, स्पेलिंग बतानी है कि सही कौन सी है, बर्तन की स्पेलिंग बतानी। तो जो 25 का जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? वो ऑप्शन बी। बर्तन कैसे लिखते हैं? बर्तन लिखते हैं ऑप्शन बी ऐसे, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी का इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। मैंने 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं इस मॉक टेस्ट में। तो बर्तन को कैसे लिखेंगे? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब अगला है शुद्ध वर्तनी का दंपति। तो दंपति को कैसे लिखेंगे? 26 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो दंपति को लिखते हैं ऐसे। 27th क्वेश्चन है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद। तो सही संधि विच्छेद हो गया, आपके समास हो गए, ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं ये आपको एग्जाम में ज़रूर आएंगे, तो इनको अच्छे से कर लेना। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। 27th का जो आपका राइट आंसर है वो है डी, उत जमा ज्वल, ठीक है। तो उत जमा ज्वल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत जमा ज्वल, ऑप्शन डी। 28th क्वेश्चन है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद। अब हमें अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताना है। क्वेश्चन 28 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अति प्लस आचार, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अति प्लस आचार। तो अत्याचार का जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है देवासुर। देवासुर में कौन सा समास है? क्वेश्चन 29 में पूछ रहा है कि देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर में कौन सा समास है? इसका जो आपका राइट आंसर है वो है द्वंद्व, ठीक है। द्वंद्व क्यों है इसमें? जो द्वंद्व समास होता है उसमें क्या होता है? उसमें जो आपके दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, ठीक है। दोनों पद होंगे वो प्रधान होंगे और एक दूसरे के विलोम होंगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि द्वंद्व समास है। जैसे कि देवासुर, इसमें आपको क्या क्या वर्ड पता लग रहा है कि देवा और असुर, ठीक है, देव और असुर। तो देव और असुर एक दूसरे के विलोम हो गए, तो ये एक द्वंद्व समास है, ठीक है। इससे हमें पता लग गया। ऐसे आपकी कर्मधारय समास है, उसकी भी डेफिनेशन अलग है, तत्पुरुष की अलग है, जो बहुव्रीहि है इसकी भी अलग है। तो देवासुर का जो आपका राइट समास है वो है द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास की मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे पाप पुण्य, थोड़ा बहुत, जल वायु, ये भी आपके द्वंद्व समास है। तो क्वेश्चन 29 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो अगर आप हमारा जो कोर्स है उसे परचेज़ करोगे, उसमें जो टीचर्स होंगे उन्होंने अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट बताया होगा, टॉपिक बताया होगा, उससे आपको जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनसे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा समास कौन सा है, संधि विच्छेद कौन सी सही होगी। उसमें टॉपिक जब आपको एक्सप्लेन करके हर एक चीज़ बताई होगी तो आप इजीली उसे सिलेक्ट कर पाओगे। अब मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें देखो थोड़ा जल्दी जल्दी भी बताना पड़ रहा कि 1 घंटे में वीडियो फिनिश हो जाए, उसमें आपको मैं सारी जो आंसर किए वो बता दूँ। तो ऐसे अगर कोर्स परचेज़ करोगे उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है एग्जाम के लिए। तो 29 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। 30वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो संज्ञा का मतलब क्या हुआ? नाउन। तो इनमें से नाउन कौन सा है? जो 30वें का आपका राइट आंसर है वो है क्रोध, ठीक है, ऑप्शन ए, क्रोध आपका संज्ञा है। अब किसी भी भाव, अवस्था, गुण, दोष को अगर जिससे हमें पता चलता है वो संज्ञा है, ठीक है। या व्यक्ति हो, स्थान का नाम हो, वो भी संज्ञा होती है, ठीक है। तो क्रोध क्या है? क्रोध है संज्ञा। 30वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रोध। 31 क्वेश्चन है, गद्दड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो आपको पता ही होगा, मेल फीमेल।
तो गदड़ का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी गदड़ी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, गदड़ी। ठीक है, गदड़ का जो स्त्रीलिंग रूप है वो है गदड़ी। तो अगर पुत्र बोलूँ, पुत्र का स्त्रीलिंग क्या हुआ, पुत्री। अगर दास बोलूँ, दास का स्त्रीलिंग क्या हुआ, दासी। तो ऐसे होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है, तो गदड़ का जो स्त्रीलिंग रूप है वो है गदड़ी। 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो 32 का जो आपका राइट आंसर है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है इसमें से। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शत्रुता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, शत्रुता। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शत्रुता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33, आंसू का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। तो आंसू एक वचन से समझते हैं कि हम एक वस्तु है, बहुवचन से मतलब बहुत सारी हैं। तो वैसे ही आंसू का बहुवचन क्या होगा। 33 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंसुओं। ठीक है, आंसुओं। तो जैसे एक वचन मान लीजिए पुस्तक है, एक वचन है पुस्तक। बहुवचन क्या होगा पुस्तक का, पुस्तकें। वैसे ही मिठाई है, मिठाई का बहुवचन क्या होगा, मिठाइयाँ। ठीक है, वैसे ही आंसू का है, आंसुओं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 33 का। 34 है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कान कतरना मुहावरा, मुहावरे ज़रूर याद करना, मुहावरे भी आएंगे एग्जाम में। तो कान कतरना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 34 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बहुत चालाक होना। ठीक है, कान कतरने का मतलब है बहुत चालाक होना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तरुण का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, यानी विलोम ही बताना है कि तरुण का विलोम क्या है। तो 35 का आपका राइट आंसर क्या है, वृद्ध है, सुस्त है या मंद है या इनमें से कोई नहीं है। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वृद्ध। ठीक है, तरुण का क्या मतलब होता है, तरुण का मतलब होता है युवा। तो इसका जो विपरीत होगा वो क्या होगा, वृद्ध होगा या फिर बुजुर्ग होगा। तो तरुण का जो विलोम है वो है वृद्ध। नेक्स्ट है 37, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा है। अब इन क्वेश्चन में हम जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, 60 मिनट का टाइम होता है, हम जल्दी जल्दी एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते हैं। तो हम देखेंगे पानी का पर्यायवाची, हम पूरा भी नहीं पढ़ते, कभी कभी पानी का पर्यायवाची पढ़ते हैं और देखते हैं कि हाँ अम्बू है, चलो टिक मार दिया, मतलब जो भी आपको जल्दी समझ आ रहा है। ऐसे थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन को एक बार पढ़ना मगर अच्छे से पढ़ना। ठीक है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि नहीं है, तो नहीं बोला है। पानी के जो पर्यायवाची शब्द इनमें क्या क्या है, नीर भी है, सर भी है, अम्बू भी है। जो मेघ पुष्प है ये पानी का पर्यायवाची नहीं है। तो 37 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। वैसे हिंदी तो बहुत इजी होती है, हिंदी में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। हिंदी में जो टॉपिक है, विलोम हो गए, संधि, समास, ये सारे टॉपिक बहुत इजी होते हैं। तो हिंदी में तो आप 16 में से 16 नंबर भी ले सकते हो बहुत इजीली। इंग्लिश है जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। इसके बाद हम इंग्लिश का सेक्शन ही देखेंगे। चलिए 37 देखते हैं। गुरु, जो गुरु है इसका विलोम क्या है। तो 37 का जो आपका राइट आंसर है वो है लघु, ऑप्शन डी। ठीक है, गुरु का विलोम क्या है, लघु। 38 है, जो व्यर्थ की बातें करता हूँ। तो ये वन वर्ड है, हमें एक शब्द बताना है। जो व्यर्थ की बातें करता हूँ उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे वाचाल। तो इन्हें भी याद करना ज़रूर वन वर्ड को। जो व्यर्थ की बातें करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वाचाल। 39 क्वेश्चन है, जिससे कठिनाई से जीता जा सके। तो 39 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दुर्जय। ठीक है, तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी, दुर्जय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब हमारा हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। तुम जो जा रहे हो कौन सा काल है। ठीक है, तुम जा रहे हो, इसमें कौन सा काल है। तो 40 का आपका राइट आंसर होगा वर्तमान काल। तो तुम जा रहे हो ये वर्तमान काल है। जैसे मैं बोलूँ वर्तमान काल में, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, ये वर्तमान काल है। ठीक है, अगर मैं इसे भूतकाल में बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बाज़ार गया था, ये हो गया भूतकाल। अगर मैं भविष्यकाल में बोलूँ तो उसे मैं कैसे बोलूँगा, मैं बाज़ार जाऊँगा। तो मैं बाज़ार जाऊँगा ये हो गया भविष्यकाल। ठीक है, तो ऐसे अब जिसे हमें इसमें बता रखा है तुम जा रहे हो, तो ये कौन सा काल हुआ, ये हुआ वर्तमान काल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 41st क्वेश्चन है, इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंसेस हैव बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस। फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। तो सिंपली कहना क्या चाहता है, एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। अगर आपको एक्टिव वॉइस में कुछ दिया होगा, आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक सेंटेंस है वो कैसे बनता है। सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या हुआ, जो कुछ करेगा, क्रिया करेगा। वर्ब क्या है, जो क्रिया हो रही है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जिस पे क्रिया होगी। तो आपका सेंटेंस ऐसे बनता है। अब एक्टिव से पैसिव में कैसे बोलते हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट लास्ट में था वो फर्स्ट आ जाएगा,
वर्ब आपके बीच में रहेगी मगर उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है जब एक्टिव से पैसिव में बदलोगे, और सब्जेक्ट आपका लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें दिया गया है यू नीड टू क्लीन योर शूज़ प्रॉपरली, इसको हमें बदलना है, ठीक है। यू क्या हुआ, यू सब्जेक्ट हुआ, आप जो कर रहे हो कुछ, और क्लीन क्या हुआ, क्लीन आप सफाई कर रहे हो, तो ये इसमें वर्ब हुआ। और शूज़ क्या हुआ, शूज़ हुआ ऑब्जेक्ट जिसपे सफाई हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट क्या हुआ, शूज़। तो अब एक चीज़ मैंने आपको बताई, जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अब क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्लीन्ड, ठीक है। तो हम देखते हैं क्लीन कहाँ दे रखा है, यहाँ देखिए क्लीन दे रखा है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। यहाँ पर भी क्लीन दिया है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ दिया है क्लीन्ड, और लास्ट वाले में यहाँ क्लीन दिया है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इससे हमें पता लगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यू नीड टू क्लीन योर शूज़ प्रॉपरली, योर शूज़ नीड टू बी क्लीन प्रॉपरली। तो मैंने आपको बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, तो क्लीन एक ही जगह था, सिंपली यही आपका आंसर होगा। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें बता रखी है टीचर्स ने, जब आप हमारा कोर्स बाय करोगे उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा रखी है, बता रखा है स्मार्ट वर्क कैसे करना है। ऐसा है महीना है, उसमें आपको सिलेबस ही नहीं पढ़ना है कि सिलेबस पढ़ना है और बस एग्जाम देने चल जाना है, उसमें आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, कुछ ट्रिक्स सीखनी है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है, तो वो सब आपको कोर्स में बताया जाएगा। कोर्स लेने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हो। बाकी चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 42nd जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच डायरेक्शन दे रखी है, विच ऑफ द फ्रेजेज गिवन बिलो ईच सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेज अंडर ब्रैकेट टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एरर करेक्ट, ठीक है। तो एक सेंटेंस दे रखा है आपको, इसमें जो ब्रैकेट में दिया है इसको आपको ठीक करना है, यानी इसकी जगह कुछ और पुट करना है जिससे जो सेंटेंस है वो ठीक हो जाए। द परफॉर्मेंस ऑफ अवर प्लेयर्स वॉज रेदर वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। तो इसमें क्या बोला है, जो उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसकी प्लेयर्स की, वो उसने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ख़राब थी। तो वर्स्ट कब यूज़ होता है, वर्स्ट यूज़ होता है जब आप उससे ख़राब कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, वर्स्ट तब यूज़ होता है। मगर इसमें आप देख रहे हो कि कंपैरिजन हो रहा है कि उसने कुछ एक्सपेक्ट किया था उससे ख़राब है उनकी जो प्लेयर्स थे उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो वर्स्ट नहीं आएगा, यहाँ आएगा वर्स। वर्स यूज़ होता है जब आप दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे हो, तो वर्स यूज़ होता है। वर्स्ट होता है जब आप बोलो कि उससे ख़राब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, मगर इसमें कंपैरिजन हो रहा है तो वर्स आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, द परफॉर्मेंस ऑफ अवर प्लेयर्स वाज रेदर वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। अब हम 43rd देखते हैं, इसको भी ठीक करना अगर हो सकता है। दे वेर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कॉम्पिटिशन। तो जो ये सेंटेंस दे रखा है, दे वेर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कॉम्पिटिशन, ये सही है, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगी, ठीक है, तो ये ऐसे ही सही है। दे वेर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कॉम्पिटिशन। अब 44th है, फाइंड करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। तो आपको कुछ लाइंस लिखी है, इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है ताकि जो मीनिंग है इस सेंटेंस का ठीक बन जाए। तो पहले तो हम डायरेक्टली पढ़ेंगे, कुछ नहीं करना, सीधा सारी जो लाइन्स है उन्हें पढ़ना है। आई हैव नॉट कम टू कंप्लेन ही सेड, तो बोल रहा है मैं यहाँ शिकायत करने नहीं आया हूँ, इवन इफ़ इट मीन्स सम ह्यूमिलेशन। इसमें कह रहा है अगर इसका मतलब कुछ शर्मिंदा होना भी हो, बट द बॉय मस्ट लर्न टू बी हॉनेस्ट, मगर जो लड़का है उसे हॉनेस्ट होना यानी ईमानदार होना सीखना पड़ेगा। एंड एडमिट ही ब्रोक इट, और कबूल करना होगा कि उसने कुछ तोड़ा है, ठीक है। तो अब हम इसे ठीक कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ इट है ना, इसके बाद डॉट लगा है, इट के बाद डॉट लगा, तो इससे क्या पता लगा, इससे पता कि लास्ट लाइन में जो एस है वो आपकी होगी, ठीक है, जो लास्ट आपकी लाइन होगी वो एस वाली होगी, ये वाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ डॉट लगा तो फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप मतलब यहाँ पर आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है। तो एस देखिए हर एक ऑप्शन में एस तो लास्ट में दे रखा है, तो हम और रीड करते हैं, ठीक है। आई हैव नॉट कम टू कंप्लेन ही सेड, बट द बॉय, फर्स्ट आपकी ये आएगी, आई हैव नॉट कम टू कंप्लेन ही सेड बट द बॉय मस्ट लर्न टू बी हॉनेस्ट, सेकेंड ये आएगी, थर्ड आएगी इवन इट मीन्स सम ह्यूमिलेशन एंड मेड एंड एडमिट ही ब्रोक इट, थर्ड ये और फोर्थ ये, ठीक है। तो वो शिकायत करने नहीं आया, मगर जो लड़का है उससे हॉनेस्ट होना सीखना पड़ेगा, चाहे उसका कुछ इसमें उसको शर्मिंदा होना पड़े, मगर उसे एडमिट करना होगा उसने कुछ तोड़ा है, ठीक है। तो आई हैव नॉट कम टू कंप्लेन ही सेड बट द बॉय मस्ट लर्न टू बी हॉनेस्ट इवन इफ इट मीन्स सम ह्यूमिलेशन एंड एडमिट ही ब्रोक इट। तो इसका जो आपका राइट आंसर है 44 का वो है डी, PRIQS, ठीक है। तो P पहले आएगा, सेकेंड लाइन में आपका R, फिर Q, फिर S। अब हम 45th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें भी हमें सीक्वेंस दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रीड करना है, नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज़ बीन यूनिवर्सल, आवर कंट्री हैज़ बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग,
एंड द लर्न मैन हैज़ बीन हेल्ड इन द हायर एस्टीम देन द वॉरियर और एडमिनिस्टर, बट इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज़ बीन यूनिवर्सल। तो इसमें देखिए कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं है, तो हमें पता लगेगा लास्ट लाइन कौन सी है। तो इसमें आपकी थोड़ी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। जैसे अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, आवर कंट्री हैज़ बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग, फर्स्ट ये होगा आवर कंट्री हैज़ बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग। सेकेंड होगा नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज़ बीन यूनिवर्सल, और थर्ड होगा बट इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज़ बीन यूनिवर्सल। फोर्थ होगा एंड लर्नड मैन हैज़ बीन हेल्ड इन हायर एस्टीम देन वॉरियर और एडमिनिस्ट्रेटर, फोर्थ ये होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को कैसे रीड करेंगे, इसका जो राइट आंसर है 45 का वो है ऑप्शन सी, आवर कंट्री हैज़ बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग, नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज़ बीन यूनिवर्सल, बट इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज़ बीन यूनिवर्सल एंड द लर्न मैन हैज़ बीन हेल्ड इन हायर एस्टीम देन द वॉरियर और एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसमें थोड़ी आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन करते रहोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सीक्वेंस कैसे बनाना है। पहले रीड करना है, उसका हिंदी में मतलब सोचना है, फिर उसके हिसाब से सेंटेंस बनाना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें आपको वो स्पेलिंग बतानी है, सब सही स्पेलिंग कौन सी है। 46 में दिया है हमें रिकमेंडेशन, ठीक है, रिकमेंडेशन की सही स्पेलिंग बतानी कौन सी होगी। तो रिकमेंडेशन की जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी ऑप्शन ए, ठीक है, डबल सी नहीं आता तो ये तो कट ही जाएंगे डबल सी वाले। तो इसमें डबल एम आता है, ठीक है, डबल एम यहाँ दिया नहीं है तो ये भी कट गया। तो इसकी जो राइट आंसर है वो है रिकमेंडेशन, RECOMMENDATION, रिकमेंडेशन की सही स्पेलिंग है ऑप्शन ए। तो स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग वाला भी ज़रूर आएगा आप क्वेश्चन। तो स्पेलिंग ऐसे लिखते रहोगे इंग्लिश को तो अपने आप ही आपको वर्ड जब लिखोगे तो स्पेलिंग याद होने लग जाएगी। तो ऐसे ऐसे बाकी आपसे ज़्यादातर ऐसी स्पेलिंग पूछेगा जिसमें डबल आ रहा हो, कुछ जैसे इसमें डबल एम आ रहा था, अगले में डबल सी आएगा, ऐसे मतलब डबल जो भी डबल आ रहा है ऐसी टाइप की जनरली स्पेलिंग पूछता है, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को करने में। ठीक है, तो अब हमें अकरेंस की जो राइट स्पेलिंग है वो बतानी। 47 में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अकरेंस की स्पेलिंग में डबल सी भी आता है और आर भी आता है, डबल OCCURRENCE। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस दैट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें हमें बताना है कि सिनोनिम बताना है एक तरह से, कि मीनिंग बता रहा है इस वर्ड का। तो एडवर्सिटी का मीनिंग क्या हुआ, एडवर्सिटी का जो मतलब हुआ, क्वेश्चन 48 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिसफॉर्च्यून। ठीक है, एडवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, कुछ मुसीबतें या कठिनाइयाँ, एडवर्सिटी को वो बोलते हैं। तो मिसफॉर्च्यून इसका जो होगा वो सिनोनिम होगा, यानी इसके जो मीनिंग है उसको एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट है अफ्लुएंट। ठीक है, अफ्लुएंट का क्या होगा, सिनोनिम बोलो। तो अफ्लुएंट का जो सिनोनिम होगा वो होगा प्रॉस्पिरस। ठीक है, समृद्ध, अफ्लुएंट का मतलब होगा समृद्ध हो गया या फिर धनवान हो गया। ठीक है, तो अफ्लुएंट का जो सिमिलर होगा वो होगा प्रॉस्पिरस। नेक्स्ट देखते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी आपको कुछ लाइन दे रखी है, सेंटेंस दे रखा है, उसकी जगह एक वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। ठीक है, तो कोई शॉर्ट स्टोरी है मगर रियल स्टोरी है किसी पर्सन के बारे में और या फिर किसी इवेंट के बारे में, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एनेक्डोट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है, अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लेना, एग्जाम में ज़रूर आएगा। यू मस्ट इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन बिफोर डैश टू कंक्लूजन। तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, अब इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स पुट करना है। यू मस्ट इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन बिफोर डैश टू द कंक्लूजन। तो इसमें जो आपका राइट होगा वो होगा जंपिंग, बिफोर जंपिंग टू द कंक्लूजन। यू मस्ट इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन बिफोर जंपिंग टू द कंक्लूजन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स सजेस्टेड सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ दे रखा होगा, आपको डायरेक्ट में करना होगा, या फिर डायरेक्ट में कुछ दिया होगा, आपको इनडायरेक्ट में उसे बदलना होगा। 52 है, द मदर सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू माई सन। तो इसको आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे तो एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पर कैन दिया है, कैन का कुड हो जाएगा, अगर शैल दिया होता है शैल का शुड होता, विल का वुड होता, मे का माइट होता, तो ऐसे चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखना है आपको कुड कहाँ पर होना है, द मदर सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू माई सन, इसको आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो कुड कौन कौन से सेंटेंस में,
कुड आपका फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में है, तो आपको जो थर्ड है वो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है द मदर आस्क्ड हर सन व्हाट शी डिड फॉर हिम, तो यहाँ कुड तो आया नहीं, ये कट हो गया। यहाँ पर कुड दे रखा है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब हम रीड करेंगे, द मदर आस्क्ड हर सन व्हाट शी कुड डू फॉर हिम, तो ये तो ठीक लग रहा है। यहाँ पढ़ते हैं सेकंड वाला, द मदर आस्क्ड व्हाट शी कुड डू फॉर हिम माई सन, तो देखिए यहाँ सेंटेंस थोड़ा खराब हो गया, शी कुड डू फॉर हिम माई सन, यहाँ पढ़ने में अजीब लग रहा है, तो ये सेंटेंस ऐसे कट हो गया। लास्ट में देखिए द मदर सैड, अब यहाँ पर लिखा है द मदर सैड, जब मदर सैड ये आस्क्ड हो जाता है, ठीक है, आस्क्ड में बदल जाता है, तो ये वाले आपका जो सेंटेंस है ये भी कट हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है द मदर सैड, सैड का आस्क्ड हो जाएगा जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द मदर आस्क्ड हर सन व्हाट शी कुड डू फॉर हिम। बाकी एक चीज़ मैंने आपको बोला, कैन कुड बदल जाएगा, शैल शुड में, विल वुड में, मे माइट में, तो वो भी याद रखना, उससे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं 53rd, ही सेड दे विल बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप, तो 53rd का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ही सेड दैट दे वुड बी यूजिंग हिज कार फॉर द ट्रिप। अब देखिए विल को मैंने बोला वुड में बदल जाएगा, विल वुड में बदलेगा। अब और ऑप्शन में यहाँ विल दे रखा है तो ये तो कट हो गया, वुड में होना चाहिए था, विल यहाँ दे रखा है ये भी कट हो गया, तो ऑप्शन बी और सी तो आपके ऐसे ही कट गए। अब आपको तुक्का भी लगाना होता तो आप ए और डी में लगाते, मगर पहले एक बार रीड कर लेना, ही सेड दे वुड बी यूजिंग हिज कार फॉर द ट्रिप, ये ठीक लग रहा है। ही सेड दैट दे वुड बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप, या माई कार आ गया तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 53 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस 4 alternatives are given for the idiom phrase, choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase। तो इसमें आपको idiom phrase का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर क्वेश्चन आएगा इसमें से। तो टू अपसेट वंस एप्पल कार्ट, तो इसका क्या मतलब हुआ, टू अपसेट वंस एप्पल कार्ट। 54 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी किसी का कुछ प्लान है उसे अपसेट यानी बिगाड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। टू अपसेट वंस एप्पल कार्ट, इसका मतलब है टू अपसेट वंस प्लान, यानी किसका प्लान है उसे खराब करना। नेक्स्ट है टू टेक अ लीफ आउट ऑफ अ पर्सन्स बुक, इसका मतलब हुआ टू फॉलो समबडी एग्जाम्पल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 55 का, टू टेक अ लीफ आउट ऑफ अ पर्सन्स बुक टू फॉलो समबडीज एग्जाम्पल, यानी किसी के कुछ जो कर रहा है उसे एग्जाम्पल मान के वैसे ही करना, उसको फॉलो करना। ठीक है, टू फॉलो समबडीज एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा 56 क्वेश्चन है और इंग्लिश का ही लास्ट क्वेश्चन है, टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। अब इस इडियम फ्रेज का क्या मतलब होगा, इडियम का, टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। तो 56 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट इन एक्सपेंडिचर, यानी कुछ ज़्यादा ही खर्चे करना, अपने जो खर्चे हैं उनको कंट्रोल नहीं करना, उनको हर कहीं खर्च कर देना, तो इसका मतलब है टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट इन एक्सपेंडिचर। अब हमारा जो अगला सेक्शन है वो है मैथ का। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी लाइक कर दो, क्योंकि अब हम मैथ्स का सेक्शन करने वाले हैं और मैथ में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और बहुत ही इजी वे में हम करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर निकालेंगे, चाहे बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो जल्दी से आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है, तो चलिए हमारा 57th क्वेश्चन है, दो बाइकों ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 किलोमीटर घंटा और 60 किलोमीटर घंटा की गति से बढ़ते हैं। वे 20 मिनट के बाद मिलते हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ने से पहले उनके बीच की दूरी कितनी थी। तो इंग्लिश में पढ़ देते हैं, टू बाइकर्स ए एंड बी स्टार्ट एट सेम टाइम एंड राइड एट 75 किलोमीटर पर हार एंड 60 किलोमीटर पर हार रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स ईच अदर, दे मीट आफ्टर 20 मिनट्स, हाउ फार वेर देयर इन फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे स्टार्टेड। तो इसमें बोल रहा है दो बाइकर्स हैं, एक 75 किलोमीटर की स्पीड से जाता है पर हार और एक 60 किलोमीटर की स्पीड से। अब मान लीजिए एक यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, एक यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, तो पूछ रहा है वो 20 मिनट में एक दूसरे को मीट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो पूछा ये जो डिस्टेंस है टोटल ये कितना डिस्टेंस है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होता है। फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब जो स्पीड है, इनकी दोनों की स्पीड है एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ऐड हो जाएगी, तो 75 प्लस 60 कितना हुआ, 75 प्लस 60 हुआ 135, तो 135 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड होगी। अब डिस्टेंस हमें पता करना है, स्पीड हमें पता लगी, टाइम कितना है, टाइम है टोटल, टाइम है 20, ठीक है 20 मिनट्स। अब इसे हम हावर में बदलेंगे, क्योंकि जो स्पीड है हमारी वो किलोमीटर
पर हावर दे रखी है, तो इसको हावर में बदलने के लिए क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 60। तो अब ये हावर में बदल गया। अब जहाँ जहाँ वैल्यू है पुट कर दो। डिस्टेंस, इससे हमें क्या पता लगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है हमारी 135 इंटू टाइम कितना है 20/60। अब 0 से 0 काट लो, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। 135 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 45। तो इसका जो आंसर है वो है 45 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो सिंपल सा है। अगर आपको मैथ में ज़रा भी प्रॉब्लम आती है तो चैनल को ओपन करो। चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मैथ्स की, इजी मैथ्स की, यानी मैथ्स के मैंने हर एक टॉपिक करा रखा है, चाहे स्पीड डिस्टेंस टाइम हो, परसेंटेज हो, हर एक टॉपिक मिलेगा। उसमें मैंने ट्रिक्स बता रखी है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी 2 सेकंड में आंसर कैसे निकालना है। तो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैथ की आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो एकदम से सॉल्व हो जाएगी, और मैथ में भी आप बहुत अच्छे हो जाओगे। मैंने देखा पुलिस के एग्जाम में मैथ में स्टूडेंट बहुत वीक होते हैं और बहुत डरते हैं, कहते हैं हम तो मैथ करेंगे नहीं, बाकी सब कर लेंगे, मैथ में वो तुक्के मारेंगे। तो ऐसे में तुक्के नहीं मारने, मैथ आसान है। एक बार समझोगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे, तो अगर आपको मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन दे दूँ बहुत ईजिली कर लोगे। तो प्लेलिस्ट ज़रूर देखना, 15 लेक्चर की सीरीज़ है पूरी। तो मैथ का जो ये 57वां क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर है ऑप्शन बी 45। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 58वां क्वेश्चन क्या है, 12% की दर पर निवेश की गई 2500 रुपये की धनराशि पर 7 वर्ष के बाद 2100 रुपये का साधारण ब्याज अर्जित होता है। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो इस पर कितना अधिक ब्याज अर्जित होता। तो इसमें बोल रहा है अगर 2500 रुपये है उसे सिंपल इंटरेस्ट में रखा जाए, 12% जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट, तो 7 साल बाद उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 2100 रुपये। तो बोल रहा है अगर इंटरेस्ट है जो आपका 12%, इसको हम 2% बढ़ा दें तो कितना सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्क्रिप्शन में क्यों दिए, क्योंकि पहले आपको खुद सॉल्व करना है सारा पेपर, फिर इसको देखना। क्योंकि मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आपको मैं टाइम दे रहा हूँ इसमें कि सॉल्व करो। तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आंसर की बता रहा हूँ पूरी। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर डाल रखा है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड करना, खुद सॉल्व करना, फिर इस वीडियो को देखना पूरा, इसमें सारे आंसर बता रखे हैं। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है। अब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना था, पहले हमारा जो प्रिंसिपल था 2500 रुपये था, ठीक है 2500 रुपये था, उसको हमें रेट कितने रेट पे 2% रेट बाद में बढ़ा दिया। पहले 12% रेट में 2100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिला 7 साल में। अब जो सिंपल इंटरेस्ट था उसे 2% बढ़ा दिया, यानी 12 था तो अब कितना हो जाएगा 14, और जो टाइम है वो कितना है वो उतना ही है 7 साल। तो 7 लिख दो टी की जगह, डिवाइडेड बाय 100। अब 0 से 0 काट दो, 25 इंटू 14 करोगे तो 350 होगा, 350 इंटू 7 करोगे तो 2450। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2450 आएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आया जब 14% में हुआ तो 2450। पहले हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना था 2100, तो अगर 2450 में से आप 2100 माइनस करोगे, ये अभी का सिंपल इंटरेस्ट है 14% में, 12% में था 2100, तो 2450 में से 2100 माइनस करना है, इसका आंसर आएगा 350। तो आपका राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी 350, यानी 350 सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 है, घड़ी का मूल्य प्रति वर्ष 25% से बढ़ता है। यदि वर्तमान मूल्य 7500 रुपये है तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। तो द प्राइस ऑफ अ वॉच इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 25%। इफ द प्रेजेंट प्राइस इज 7500 देन व्हाट वाज द प्राइस 2 ईयर्स एगो। तो इसमें क्या करना है आपको, मान लेना है एक्स उसका प्राइस था, हमें पता नहीं है, ठीक है, पहले 2 साल पहले एक्स प्राइस था। अब इसमें 2 साल तक 25% बढ़ा, तो 25% बढ़ा मतलब 125 डिवाइड बाय 100 से इंटू करना है। ठीक है, जितना बढ़ता है, अगर 25 बढ़ा है तो 100 में प्लस कर दो, 125 हो जाएगा डिवाइड बाय 100। अगर बोलता 25 घटता है तो 100 में से माइनस करना था 25, 75 लिखना था, 75 डिवाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करना था, मगर यहाँ बढ़ रहा है तो हमने 100 में प्लस करके लिखा। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है, जब आप मैथ की सीरीज़ देखोगे उसमें आपको तब पता लगेगा, अभी एकदम से नहीं समझ आएगा। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो मेरी, मैथ के लेक्चर देख लेना, मैथ की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली एग्जाम में। ठीक है, तो पहले साल 25% बढ़ा तो हमने 125 डिवाइड बाय 100 से इंटू किया, दूसरे साल भी 125 बाय 100 से करेंगे क्योंकि 25% बढ़ा, और 2 साल बाद उसकी कीमत कितनी होगी 7500, इक्वल टू डाल के 7500 लिख दो। अब यहाँ पर देखिए 5 और नीचे 4, 25 25 5 कट गया, 25 4 100, यहाँ पर भी 5
25 5 ज़ा 125 और 4 ज़ा 100। अब x की वैल्यू देखो 7500, जो नीचे 4 है ये उस साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4, ये वाला 4 पहले गया फिर दूसरा गया, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 4 x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं उस साइड जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 × 5। अब इसको कट करना है सिंपली आपको। अब आप इसे काटोगे, 5 1 ज़ा 5, 2 आ गया तो ये हो गया 5 0 0। अब इसको 5 से फिर काटो, ये हो गया 300, तो 300 × 16 कर दो। 300 × 16 जब आप करोगे तो 59 का आपका आंसर आएगा 4800। इसका आंसर है 4800, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बस आपको कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सा आंसर है इसका, 4800 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का इंग्लिश में बोल देता हूँ, इंग्लिश हिंदी मेरी भी इतनी ठीक नहीं है पढ़ने में, प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश में बोल देता हूँ। इफ़ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 2400 and 16, वन नंबर इज़ 480, फाइंड द सेकेंड नंबर। तो बोल रहे हैं दो नंबर हैं, उनका एलसीएफ और एचसीएफ बता रखा है। ठीक है, इफ़ द एलसीएम है एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ बताया वो कितना है 2400 और 16। एक नंबर बता दिया 480, दूसरा पता करना है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हुआ, एक नंबर 480 है इंटू दूसरा नंबर में पता नहीं उसे x ले लो, एलसीएम कितना दिया है 2400 दिया है, इंटू एचसीएफ कितना है 16। अब आपका आंसर आ जाएगा, x यहाँ लिख लो 2400 इंटू 16, यहाँ पर जो आपको 480 मल्टीप्लाई होता है उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 काट लो। अब इसको 2 से काट दो, 8 हो गया, यहाँ 24 हो गया, यहाँ पर इसको काट लो, ये हो जाएगा आपका 100। तो आपका x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 80। जो आपका 60 का राइट आंसर है वो है 80। ठीक है, तो जैसे 2400 था, यहाँ पर 0 से 0 काट लिया, 16 को मैंने 2 से काटा 8 आया, 48 को काटा ये 24 आया, 24 को 240 से जब मैंने काटा तो 10 आया यहाँ पर। ठीक है, 10 होगा, 10 × 8 हो गया 80, x की वैल्यू आ गई 80, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब सिंपल है, कैलकुलेशन करनी है, इसमें आपको बॉड मास आना चाहिए। बॉड मास में पहले आप ब्रैकेट खोलोगे तो 12 का स्क्वायर दिया है वो कितना हुआ 144 प्लस 12, तो 144 प्लस 12 कितना हुआ, ये हो गया आपका 156 हो गया। अब आपको डिवाइड करना है इसको 6 से डिवाइड करना है, फिर एक और बार होगा 0.65 से। तो 156 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 26 आएगा, 26 को आप 0.65 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 40। अब इसको कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा दो, 0 0 हो जाएगा, 5 से काट लो, 5 13 ज़ा और 5 5 ज़ा 25, 10 आए 2 0, तो 13 520 कब होता है, 13 4 ज़ा होता है 52, 0 का 0, तो आंसर आ गया होगा 40। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 40, 61 का। 62 है, 130 का कितना परसेंट, 11.7 होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको करेंगे 130 इंटू परसेंटेज बोल रहा है तो x/100 इंटू करेंगे x/100 से इक्वल टू 11.7। अब x को यहीं रहने दो, 11.7 यहाँ डिवाइड हो रहा है 100, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 130 इंटू हो रहा है तो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से 0 काट लो, यहाँ पर 0 है और 11.7 है तो पॉइंट हट जाएगा, 0 हटेगा तो पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, 13 9 ज़ा 117 होता है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 13 1 ज़ा 13 9 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या है 9, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, 130 का 9% 11.7 होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63rd क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर इज। तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन में एक स्क्वायर है, 14 सेंटीमीटर उसकी साइड है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर उसकी साइड है, सारी साइड है 14 सेंटीमीटर की, स्क्वायर की बराबर होती है सारी साइड है, तो उसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, लार्जेस्ट सर्कल जो उसके अंदर बन सकता है उसका एरिया कितना होगा। तो इसमें आप देख सकते हो लार्जेस्ट सर्कल का डायमीटर कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर होगा क्योंकि जो आपका स्क्वायर है उसके अंदर एक जो सर्कल होगा वो सारी जो साइड से उसको टच करेगा, तो अगर बीच वाली साइड से टच करेगा, यहाँ पर बीच से करेगा, यहाँ पर बीच से करेगा, यहाँ से बीच से,
तो स्क्वायर की जो ये वाली साइड है 14 है, तो डायमीटर 20 से भी 14 ही होगा, तो सर्कल का कितना हुआ 14 सेंटीमीटर डायमीटर हुआ। अब हम जो सर्कल है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई तो हमें पता नहीं कि पाई का पाई लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पाई ही रहने देंगे। रेडियस कितनी होगी, हमें सर्कल का डायमीटर पता लग गया 14 होगा, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी इसकी 7, ठीक है 7 होगी। आधा कर दो, अगर 14 इसका डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, हाफ होगी, 7 यहाँ 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, तो 49 पाई, ठीक है। जो सर्कल है उसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस पता लग गया हमें, सर्कल कितनी होगी 7, तो 49, 7 का स्क्वायर किया 49 और पाई का पाई वहीं, तो 49 पाई इसका आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 64th है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज बाय 30% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 30%, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया। तो इसमें कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 30% बढ़ाई गई, चौड़ाई 30% घटाई गई, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि आई या कमी आई। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी आए कि एक बार जो आपकी परसेंटेज है वो बढ़ाई और फिर घटाई, मतलब परसेंटेज जो सेम थी उतनी बढ़ाई और उतनी घटा दी, तो इस केस में हमेशा डिक्रीज देखने को मिलेगा आपको, जो भी आपका आंसर होगा उसमें डिक्रीज ही होगा। और आंसर कैसे निकालना है आपने, जो भी आपको वैल्यू दे रखी होगी, जैसे इसमें 30 दिए उसका स्क्वायर कर देना और डिवाइड बाय 100 कर देना, तो 30 × 30 डिवाइड बाय 100, तो 0 से 0 काट दो, ये आ गया 9, तो 9% डिक्रीज होगा, ठीक है 9% डिक्रीज। जब आपकी एक बार बढ़ाई सेम परसेंट, जैसे 30% बढ़ाई और 30% घटाई, मान लो कि 50% बढ़ाई होती है और 50% घटाई होती है, तब भी डिक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यहाँ मैं थोड़ा गलत मार्क कर दिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 9% डिक्रीज, ठीक है ऑप्शन बी राइट है 9% डिक्रीज, हमेशा डिक्रीज ही देखने को मिलेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया जितना भी आपको परसेंटेज लिखा है उसका स्क्वायर करना डिवाइड बाय 100, आपका जो भी कटकुटा के आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे 9% इसमें आया था तो 9% डिक्रीज इसका आंसर है। चलिए हम अगला सेक्शन देखते हैं। अगला अब हमारा रीजनिंग का सेक्शन है। रीजनिंग का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं जो रीजनिंग है ये बहुत ईजी होती है। पुलिस में अगर आपको 16 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं तो आप 16 के 16 करेक्ट कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी कैसे क्वेश्चन को करते हैं। बाकी 16 नंबर तो समझो फ्री के, ये तो आपको मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता अगर आपको सारे आपने इस टाइप के क्वेश्चन करे होंगे। बाकी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने रीजनिंग की भी हमारे चैनल में, उसमें भी देख लेना, उसमें भी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता रखे, हर एक टाइप के क्वेश्चन करा रखे, तो उनको भी ज़रूर देखना। बाकी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, नीचे से 26वां है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। अब बोल रहा है कि ऊपर से उसका स्थान है वो 7वां है और नीचे से जो उसका स्थान, अगर नीचे से आप काउंट करो ऐसे तो उसका स्थान है 26। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे ऊपर से काउंट किया 7th है, नीचे से 26 है, तो उसको 2 बार काउंट कर रहे हैं हम एक तरह से, ठीक है। 7वां पर्सन भी जो है वो सोहन है और नीचे से काउंट किया 26वां भी सोहन है। तो इसमें क्या करना होता है आपको 7 प्लस, अगर ऊपर से देखा 7 था, नीचे से 26 था, -1 कर देना है, क्योंकि सोहन इनमें 2 बार काउंट हो गया है। 7वें में जो 7वां सोहन था और 26वां जब नीचे से काउंट हुआ तब भी एक बार सोहन काउंट हो गया, तो -1 कर देना। एक बार सोहन मतलब माइनस करें तो हमारा जो आंसर है वही आंसर है, ठीक है। तो 7 + 26 कितना हुआ 33, 33 में से -1 किया 32 इसका राइट आंसर है। देखिए कुछ नहीं बनाना। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको लॉजिक ही नहीं पता होगा, वो क्या करेंगे, वो ऐसे गिनने लग जाएंगे 1 2 3 ऐसे, फिर लास्ट में उससे काउंट करेंगे। तो वैसे नहीं काउंट करना, आपको जो भी देखा कि ऊपर से 7वां है नीचे से 26वां है, दोनों को ऐड करो -1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 65 का जो आपका राइट आंसर है वो है 32वां। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 7वां जो था वो सोहन था, तो एक बार हमने यहाँ काउंट किया, 26वां था नीचे से काउंट किया तब भी सोहन को काउंट कर दिया, तो 2 बार काउंट कर दिया, इसलिए हमें एक बार माइनस करना पड़ता है और आपका आंसर आ जाता है। तो 32 इसमें आंसर है, तो यही आपका आंसर है। तो देखो बहुत आसान है, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें मैंने सारे मेथड बता रखे, जल्दी आंसर निकालने के, तो उसे ज़रूर देखना। बाकी कोर्स लोगे तो कोर्स में भी अच्छी अच्छी टेक्निक्स बता रखी है। यूट्यूब में आपको फ्री वीडियोस मिल जाएगी, जो फ्री वीडियोस देखना चाहता है वो फ्री देख लेना। बाकी कोर्स लोगे उसमें आपको एक कंप्लीट पैकेज होगा, सारा स्टडी मटेरियल होगा, कोई और सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी। टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। मतलब उसको पढ़ लिया, एक महीने उसे अच्छे से पढ़ लेना, तो एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। बाकी मेहनत सारी आपकी होगी, मैं नहीं कहता कि कोर्स लोगे तो आप एग्ज़ाम निकाल दोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा है कि पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। अगर प्रोटीन लेके बॉडी बन जाती तो बॉडी ऐसी नहीं बनती, जिम में जाके एक्सरसाइज करनी पड़ती है। प्रोटीन आपकी हेल्प करेगा मगर एक्सरसाइज तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो वैसी स्टडी मटेरियल है, आपको मिलेगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उससे बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप पढ़ोगे नहीं
तो आपका एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा। ऐसे मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी लास्ट में। चलिए 66 देखते हैं। सुमा इज़ शॉर्टर देन उमा, नेहा इज़ टॉलर देन सुमा, सुधा इज़ टॉलर देन उमा बट शॉर्टर देन हेमा, उमा इज़ टॉलर देन नेहा, हु इज़ द टॉलेस्ट अमंग देम। तो इसमें ऐसे ही कह रहा है कि सुमा हेमा से लंबी है, नेहा से छोटी है। आपको एक एक सेंटेंस लेना है और बताना है इसमें सबसे जो लंबी है वो कौन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस लेना है। तो सबसे पहले पहली लाइन देखो, पहली लाइन देखेंगे इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहला दिया सुमा उमा से छोटी है, तो ऐसे करो सुमा उमा ऊपर लिखो और सुमा नीचे लिख दो। इससे क्या पता लगा कि उमा बड़ी है तो उमा ऊपर लिखी, सुमा नीचे है, ठीक है, सुमा छोटी है। नेक्स्ट में नेहा सुमा से लंबी है, तो नेहा है वो सुमा से लंबी है, तो नेहा को ऐसे करो साइड में लिख दो, क्योंकि उमा के साथ तो कोई रिलेशन बताया नहीं। तो नेहा भी ऊपर ही एक तरह से सुमा से, तो नेहा हमने साइड में लिख दी। सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, तो जो सुधा है वो उमा से लंबी है, यानी उसके ऊपर लिखो सुधा को, बट हेमा से छोटी है तो हेमा इसके भी ऊपर आएगी सुधा के। उमा नेहा से लंबी है, जो उमा है वो नेहा से लंबी है, यानी जो हमने नेहा साइड में लिखी थी इसको यहाँ लिखो, ये क्योंकि उमा से लंबी है, ठीक है। उमा नेहा से लंबी है, तो नेहा नीचे आएगी, उमा ऊपर आएगी क्योंकि ये लंबी है। इसमें सबसे लंबा कौन है, तो देखिए हेमा सबसे ऊपर आ रही थी, तो हेमा सबसे लंबी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो ऐसे आपको एक एक सेंटेंस लेना, उनको सीक्वेंस में लिखना, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखते जाना और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हेमा है, ऑप्शन बी। तो आपका जो 66 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यदि टेबल को कुछ ऐसे लिख देंगे तो बोल रहा है जूस को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। अब मैं क्या करता था, जब भी मेरे को क्वेश्चन पेपर मिलता था, आपको पता है जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो एग्जाम से 5 मिनट पहले मिलेगा, तो आपने उसमें क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिला कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखना है कि क्या क्या है, बस ABCD लिख देना, ABCDEF ऐसे आप पूरी लिख देना। 26 आपकी जो अल्फ़ाबेट है उन्हें लिखना और उन्हें नंबरिंग कर देना 1 2 3 4। अब ये ऐसा चीटिंग नहीं है, या आप थोड़ी सी बस चालाकी कर रहे हो कि आपको रीजनिंग के जो क्वेश्चन आने वाले हैं 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। अब जैसे आपने ABCD लिख रखी होगी, आप एकदम से आंसर निकाल दोगे, आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, एग्जाम में आपका टाइम बच जाएगा। तो इसको पेपर लीक नहीं कहेंगे कि पेपर लीक नहीं किया हमने, बस थोड़ी सी चालाकी करिए। आपको क्वेश्चन पेपर मिला ABCD लिखना 1 2 3 उसको नंबरिंग कर देना, आपके रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन ऐसे बन ही जाते हैं इससे। अब जैसे ABCD EF GHI JKLM NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब देखिए जो टेबल है T और G में का रिलेशन है, ठीक है। T और G में रिलेशन देखते हैं। T आपका लिखा है यहाँ पर, ठीक है, लास्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे, लास्ट से 7वें नंबर पे लिखा है। अब G का लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, देखिए ये भी 7वें नंबर में लिखा है पहले से, ठीक है, 5 6 7। तो देखिए ये ऐसा हो रहा है कि एक साइड से जो है वो उस साइड से उतना ही है, जैसे 7वां G है, इस साइड से 7वां G है, तो अगर लास्ट से देखोगे तो 7वां T है। वैसे A देखिए टेबल का A ये फर्स्ट में, तो Z आया, सेकंड जो इसका A के साथ रिलेशन है वो Z का है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं टेबल लिख लेता हूँ। अब आपको एकदम से जैसे आपने ABCD लिखी होगी तो आपको पता लग जाएगा। अब T और G का क्या है कि अगर स्टार्टिंग से 7वां लेटर T है, लास्ट से 7वां G है, फर्स्ट से A फर्स्ट लेटर है, लास्ट का Z है, वैसे B सेकंड आएगा स्टार्टिंग से देखोगे, और Y लास्ट से सेकंड आएगा। तो अब हमें जूस का बताना है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि अगर E की पोजीशन फर्स्ट से 5वीं है, ठीक है, ABCD E 5वीं, तो लास्ट से 5वीं कौन होगी, Z Y X W V, तो लास्ट में V आएगा। अब ऑप्शन देखो V कहाँ है, V एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन B। बस पूरा भी नहीं सॉल्व करना, कुछ नहीं है, पूरा सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट होगा। बस आपको एक बार पैटर्न समझ आ गया तो आप एकदम से आंसर कर दोगे। अब आपने देखा E स्टार्टिंग से 5वां है, तो लास्ट से 5वां कौन है, V, तो V देखोगे इसमें ऑप्शन में V आ गया। अगर 2 में सेम होता तो हम एक लेटर और देख लेते हैं, मगर यहाँ पर तो हमें पता लग गया V एक ही में दिया है, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन B। देखिए पूरा सॉल्व भी नहीं किया, बाकी ABCD जरूर लिखना और नंबरिंग कर देना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 26 तक। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में, और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर चीटिंग करवा रहे हो, ऐसे चीटिंग कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी चालाकी है, या आप इसमें कुछ आप कहीं से देख के नहीं लिख रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस ABCD लिखना है, ये तो सिंपल सी बात है, उसे नंबरिंग करना है। बस आप थोड़ा सा और स्टूडेंट से टाइम में आगे हो जाओगे कि टाइम आपका बच जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और मेन टाइम का ही खेल होता है एग्जाम में, 60 मिनट में पेपर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ऐसा है रीजनिंग और मैथ है वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो उनमें आपको ट्रिक्स लगानी पड़ती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारदा स्टार्टेड वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन।
आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर शी टर्न टू हर लेफ्ट ट्वाइस एंड वॉक 15 मीटर बोथ टाइम्स। तो ये आपका डिस्टेंस सेंस टेस्ट का क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है आपको वैसे करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्लेलिस्ट में मैंने डाल भी रखी है रीजनिंग की वीडियो, उसमें भी मिल जाएगा आपको ये टॉपिक। तो सबसे पहले डायरेक्शन लिख लो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब मान लो जो शारदा है वो यहाँ पर है, ये साउथ के डायरेक्शन में जाती है, साउथ इस तरफ हुआ। अब ये बोल रही है 15 मीटर जाती है साउथ की डायरेक्शन को, तो यहाँ 15 लिख लो। उसके बाद बोला है शी टर्न टू हर लेफ्ट ट्वाइस, तो उसके लेफ्ट, अपना लेफ्ट मत देखना। अब उसका लेफ्ट कहाँ हुआ, उसका जो राइट है वो इस तरफ हुआ और लेफ्ट इस तरफ हुआ, ठीक है। अपना राइट लेफ्ट नहीं देखना, उसकी पोजीशन देखनी है, उसका मुंह आप इस तरफ को है, नीचे साउथ की तरफ को, तो उसका राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ। तो लेफ्ट को जाएगी 15 मीटर, यानी 15 मीटर यहाँ आ गई। और उसके बाद 2 बार मुड़ती है लेफ्ट को, ठीक है, एक बार मुड़ी 15 मीटर, अब लेफ्ट मुड़ेगी तो लेफ्ट उसका इस साइड होगा, तो 15 मीटर फिर जाएगी। तो आपको 15 मीटर इस तरफ गई, 15 मीटर फिर लेफ्ट गई। तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, अब यहाँ पर पहुँच गई है। तो पूछा ये जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस है, तो कितना होगा, सीधी सी बात है 15 मीटर होगा, क्योंकि 15 मिनट देखिए नीचे वाला डिस्टेंस था, ये भी 15 था, तो ये भी 15 मीटर होगा। और किस डायरेक्शन में, पहले यहाँ थी, अब यहाँ पर है। तो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में है, तो 15 मीटर ईस्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस टेंस का, जैसे जैसे आपको बोलता है वैसे वैसे आपको चलाना है। बाकी मेन चीज़ वही है, अपना लेफ्ट राइट मत देखना, उसकी पोजीशन देखना, उसकी हेड की पोजीशन किस तरफ चल रहा है उस तरफ से राइट और लेफ्ट देखना। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लस रिप्रेजेंट इनटू माइनस रिप्रेजेंट प्लस। तो हमें एक बता रखा है कि इनटू माइनस है, माइनस प्लस है, ऐसे कुछ बता रखा है। तो हमें बताना है इसका आंसर जो हमें यहाँ दे रखा है 54 इंटू 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 4। तो इसमें क्या करना होगा आपको, पहले 54 लिखो। अब जो इंटू है, इंटू क्या बनता है, इंटू किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इंटू रिप्रेजेंट करता है डिवाइड को, तो यहाँ डिवाइड लिख दो। फिर 9 है, 9 माइनस 3 लिखा है, माइनस रिप्रेजेंट प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा माइनस की जगह। 3 डिवाइड किसको रिप्रेजेंट करता है, डिवाइड रिप्रेजेंट माइनस, तो यहाँ माइनस कर दो। 4, अब जो भी आपका आंसर है वही आंसर है। 54 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे, 54 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 6, ठीक है। 6 प्लस 3, 6 आएगा यहाँ पर, प्लस 3 माइनस 4, 6 प्लस 3 हो गया 9, 9 माइनस 4 हो गया 5। तो इसका जो आपका राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 69 का राइट आंसर है ऑप्शन 5। तो 69 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन 5, ऑप्शन ए यानी 5। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज़ का क्वेश्चन है। अब इसमें सीरीज़ बताइए, तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्या आएगा, तो देखिए लिखा है 15, 28, 32, फिर 15 है, फिर 2 आपको डैश दे रखे और 15। तो देखिए 15 है वो रिपीट हो रहा है 2 नंबर के बाद, यहाँ बीच में 2 नंबर आए, फिर 15, फिर 2 नंबर आए, यहाँ 15 रिपीट हो गया। तो 15 का तो कुछ चेंज होगा नहीं। बाकी यहाँ 28 है, 28 से 4 बढ़ा 32, 32 से 4 बढ़ा दो 36, और फिर 4 बढ़ाओ 40, तो 36 और 40 इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है 70 क्वेश्चन का। 71 देखते हैं, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। तो बोल रहा है मीनिंगफुल वर्ड कितना बना सकते हैं, जो आपका ये वर्ड दिखा है EPRY से, ठीक है। तो EPRY से एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, वो क्या है, प्रे, PREY, तो एक ही बनेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रे का मतलब शिकार, ठीक है। तो जो आपको ये वर्ड दिया है इससे एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, प्रे, प्रे मतलब शिकार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 71 का। 72 फिर से एक सीरीज़ का क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ दिया है 3, फिर है 12, फिर है 27, फिर है 48, 75 और 108। तो इस वाले सीरीज़ के क्वेश्चन कैसे करेंगे, जो आपको पहला बना है ये कैसे बना है, ये बना है 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 का स्क्वायर हुआ, 3 इंटू 1 हो गया 3, फिर 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 इंटू 3 12, देखिए 12 आ गया। फिर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 3 से 27, ये दिया आ गया। फिर ऐसे 3 इंटू 4 का स्क्वायर 48 आएगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर ये आपका 75 आएगा, 3 इंटू 6 का स्क्वायर होगा 108, और 3 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा 49, 49 इंटू 3 होगा 147, ठीक है। 147 इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें कुछ बता रखा है, इसमें एक स्टेटमेंट दे रखे हमें, उससे 3 क्वेश्चन अटैच है, वो हमें करने। पहले हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर में क्या क्या बोल रखा है, 8 बॉक्सेस ABCDEFG
एंड एच आर प्लेस्ड वन अबव द अनदर बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड बी। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट बोला है वैसे वैसे करते जाएंगे। अब ये वाला थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको लास्ट में करते हैं। मैं आपको और क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और थोड़ा इस बार जो आपका पेपर आया था उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा था, तो लेंथी है, इसको हम बाद में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों को हमेशा बाद में करना है क्योंकि अगर इसमें फंस गए तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, पेपर पहले जल्दी से कर देना, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा लास्ट में करना। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। चूज़ द ऑड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड। तो ऑड वर्ड बताना है। लेटर, स्पीड पोस्ट, एसएमएस, मनी ऑर्डर, ये सारे आपके फिजिकल हैं। लेटर, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, मगर एसएमएस डिजिटल है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एसएमएस। एसएमएस ऑड हो गया इसमें। अब इसमें क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ वुमन सिमोन सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर, हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू सिमोन। तो कह रहा है पॉइंटिंग टू अ वुमेन, जो सिमोन है वो एक वुमेन को पॉइंट करके बोल रहा है शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर। तो उसके जो फादर हैं उसकी सिस्टर होगी, उसकी डॉटर है ये वुमेन, ठीक है, ये डॉटर है उस वुमेन, ठीक है, डॉटर है। तो बोल रहा है हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू सिमोन। तो उसके फादर की जो सिस्टर है उसकी डॉटर ये वुमेन है, तो कैसे इससे रिलेटेड होगी, कैसे होगी, सिस्टर होगी इसकी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी उसके पापा की बहन की बेटी क्या हुई, उसकी सिस्टर ही हुई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 77 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे, बोल रहा है कि टुडे इज़ वेडनेसडे, देन व्हाट डे विल बी 25 डेज आफ्टर द नेक्स्ट संडे। तो बोल रहा है यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है आपने, इसमें बोल रहा है आज वेडनेसडे, तो अगला जो संडे आएगा उसके 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो संडे के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो जो 25 दिया है इसको 7 से डिवाइड करो। 7 से आप जब डिवाइड करोगे 7 3 ज़ा 21, बचा कितना आपका रिमाइंडर, ये बचा 4। तो 4 ऐड करना है आपको संडे में, ठीक है। संडे के बाद मंडे, फिर आएगा ट्यूसडे, फिर आएगा वेडनेसडे, फिर थर्सडे। 4 ऐड किया, ठीक है, संडे था। संडे के 25 दिन बाद 7 से डिवाइड किया आपने, 4 रिमाइंडर बचा, 4 बढ़ा दो संडे में। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो थर्सडे इसका आंसर होगा। 4 और बढ़ाना था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो कभी भी कितने भी दिन बोल दें, बस आपको 7 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर रहेगा उतना बढ़ा देना। इफ़ B becomes A, P becomes O in English alphabet, then K will be। तो जो मैंने आपको बोला था नंबर लिखना है, ABCD आपने लिखनी है, उसे नंबरिंग करनी है। अब आपको पता लग रहा है, देखिए ABCD लिखी होगी आपने, तो आपको एकदम से पता लग जाएगा जब देखोगे B becomes A, तो B है वो पहले वाला लेटर बन रहा है। वैसे ही आपका आगे लिखा होगा जो P है वो पहले वाला O बनेगा। वैसे ही बोल रहा है K का पहले वाला लेटर कौन सा होगा, अल्फ़ाबेट जो आप लिखोगे उसमें पहला वाला कौन होगा, K से पहले कौन होगा, 79 में J, ठीक है। तो K से पहले J आएगा। जब ABCD आप पूरी अल्फ़ाबेट लिखोगे ना, उसमें देखोगे कि B से पहले A है, आपके P से पहले O है, तो K से पहले आएगा J, तो वही है इसका आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, J। अब इन अ सर्टेन कोड 100 इज रिटन एज 43, हाउ विल फीड बी रिटन इन दैट कोड। तो देखिए जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज लिखी थी हमने, अब वापस उसी का यूज़ हो रहा है। जो आपकी ABCD लिखी है ना, आपने लिख दी थी पेपर से पहले, 3 4 5 ऐसे, अब नंबरिंग भी कर रखी है उसको, तो पूरी नंबरिंग कर रखी है 26 तक। तो आप देखोगे जो SAW है ना, S की जो पोजीशन होगी उसको देखोगे वो आएगी 19 पोजीशन, उसमें सीरीज़ में 1 की पोजीशन A का है, ये देखिए 1 पोजीशन में 1, प्लस W की पोजीशन आएगी 23, तो इसको जब ऐड करोगे ये आएगा 43। तो हमें पता लग गया कोड कैसे बना 43, ये ऐसे बना। इसकी जो नंबर की सीरीज़ है उनको ऐड करना है 43। वैसे ही अब फीड लिखा है FEED, तो F की पोजीशन क्या होगी, F की पोजीशन होगी 6, प्लस E की पोजीशन क्या है, E की देखो यहाँ पर 5 पोजीशन है, तो 5, फिर से E है 5, और D की पोजीशन क्या है, D की है 4, तो 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 + 4 20, तो 20 इसका आंसर है। तो ऑप्शन डी का ऑप्शन क्वेश्चन 80 का जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन सी, डी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 80 का। अब हमारा एक ही क्वेश्चन बचता है जिससे 3 क्वेश्चन अटैच थे, उसको देख लेते हैं हम। तो वो क्वेश्चन हमारा कौन सा था, ये बॉक्सेस वाला था। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं अभी कराऊंगा तो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, रीजनिंग की जो हमारी सीरीज़ है।
थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप इसको करोगे पहली बार में तो समझ नहीं आएगा, ऐसे 2-3 टाइप के क्वेश्चन करोगे ऐसे तभी समझ आएगा। तो इसमें क्या होता है कि ABCDEFG ऐसे आपको 8 बॉक्सेस बता रखे, एक के ऊपर एक नीचे रखे हुए हैं, सीक्वेंस हमें पता नहीं, फिर हमें स्टेटमेंट्स बता रखे कि 3 बक्से D और B के बीच में, 2 बक्से E B के बीच में, जो H है वो इमीडिएटली बिलो है B के, तो ऐसे आपको फिगर बनाना पड़ेगा। इसमें केसेस बनेंगे, फिर केसेस कट होते हैं, तो एक ही केस चलता है। अगर आपका फिगर जो है वो सही बन गया तो इससे अटैच जो 3 क्वेश्चन है वो आपके सही हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सिटिंग अरेंजमेंट की मैंने बना रखी है। अगर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है तो उस वीडियो को जरूर देखना प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल में। बाकी इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपको समझने में टाइम लगेगा, बाकी समझा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। तो फिलहाल तो मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ, क्योंकि आंसर हम देख लेते हैं इसके। तो जो आपका 73rd है, 73rd का जो आपका राइट आंसर होगा, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन D एंड C। तो 73rd का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन D। ठीक है, ऑप्शन D इसका राइट आंसर है। फिर है इफ C इज प्लेस्ड अबव G विच बॉक्स इज एट बॉटम मोस्ट पोजिशन। तो 74 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन D। ठीक है, G होगा उसका, यानी ऑप्शन D। फिर है विच बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव H। तो 75th का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन D। तो वैसे इस क्वेश्चन को कराऊंगा मैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी अगर समझाने लगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और ऐसे टैबलेट में थोड़ा समझाना मुश्किल है, ये जो पेन है ये अच्छे से वर्क नहीं करता इसमें। तो जैसे आपने देखा मैथ में भी ठीक से लिखा नहीं जाता, तो ऐसे तभी मैं इसको समझा नहीं रहा। बाकी सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बाकी आपके जितने जितने नंबर बने जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, उससे पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, और स्टूडेंट्स को पता लग जाएगा, मेरिट पता लग जाएगी कितनी गई है इस पेपर में जो हमने मॉक टेस्ट बनाया। तो 80 नंबर का फुल मॉक टेस्ट था, और आपका जो प्रीवियस पेपर हुआ है 2022 का उसके ऊपर बनाया था पैटर्न। तो देखते हैं चलिए कितने नंबर आते हैं। अपने नंबर कमेंट कर देना और बताना कि पेपर आपको कैसा लगा। अगर ईजी लगा तो भी बताना, मीडियम लगा, हार्ड लगा, जैसा भी लगा। फिर नेक्स्ट टाइम जो हम मॉक लाएंगे उसमें थोड़े चेंजेस लाएंगे। अगर ये ईजी लगा हो तो थोड़ा हार्ड कर देंगे, अगर हार्ड लगा होगा तो थोड़ा ईजी कर देंगे। तो चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।